हेलो प्यारे बच्चों, तो लो मैं हाजिर हो गया। अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेलो एल्केन्स कंप्लीट कर लिया, बकायदे उसकी सारी प्रिपरेशन, बकायदे सारे रिएक्शन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन क्या था, मेटल के साथ वो कैसे कैसे रिएक्शन कर रहा था, नेम्ड रिएक्शन भी आई थी ना, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन। मतलब हम लोगों ने बकायदे प्रॉपरली सारा सब कुछ पढ़ा। अब स्टार्ट करना प्यारे बच्चों, हेलो एरीन्स। सबसे पहले जानने की क्या जरूरत है क्या ये हेलो एरीन्स? तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप क्या कर लो, बेंजीन है ना, बेंजीन मतलब C6H6, उसका एक एच कल्टी कर दो गायब, और उसकी जगह क्या लगा दो, कोई भी हेलोजन, तो जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, हेलो एरीन्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हेलो एरीन। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ARX। क्या होता है? ARX। AR मतलब एराइल, X मतलब हेलाइड। तो हेलो एरीन्स, या आप उसको कह सकते हैं एराइल हेलाइड, जैसा ऊपर स्ट्रक्चर में दिख रहा है। और यहाँ से आप एक दिमाग लगाइए, तो जैसे हेलो एल्केन्स में क्या था कि मेरा हेलोजन अटैच था ऐसे कार्बन से जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था, है ना। यहाँ चक्कर क्या है, देखो मेरा हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो देखो एक तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा है। मतलब हेलो एरीन्स में जो तुम्हारा हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और हेलो एल्केन्स में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ध्यान रखना। वैसे आपको इतना चैप्टर पढ़ चुके हो, समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब चक्कर क्या है कि भैया एरोमेटिक रिंग से अगर आपका हेलोजन लगा है मतलब वो क्या हो गया, एराइल हेलाइड। जनरली हम बोलते हैं कि देखो ये एराइल हेलाइड है, लेकिन एरोमेटिक रिंग, ये तो ये सब एरोमेटिक रिंग ही है ना। इन सब में देखो क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, तो मतलब सब क्या है, एराइल हेलाइड्स ही हैं। सब एराइल हेलाइड्स हैं। हाँ, कुछ और ग्रुप लगे हैं तो उनके नाम अलग हो जाएंगे, सिर्फ आप एराइल हेलाइड नहीं बोलोगे। लेकिन चूंकि सब में एरोमेटिक रिंग से हेलोजन लगा है, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि सब एक तरीके से क्या है, एराइल हैलाइड के टाइप्स। हमें बात करनी है प्रिपरेशन ऑफ एलोवेरिन्स की। ये प्यारे बच्चों ध्यान से सोच के देखो तुम, मुझे क्या बनाना है, बेंजीन रिंग पे लगा क्या है, एक्स, और मुझे इसी को बनाना है। तो सोच के देखो लॉजिक क्या कहता है, कॉमन सेंस कहता है कि देखो सर लेना भी ऐसा ही कुछ पड़ेगा जिसमें कम से कम रिंग तो आती हो एटलीस्ट। अब तुम 2 कार्बन का चेन लेके बनाना पड़े 6 कार्बन की रिंग, तो समस्या है ना, या हम ले ही क्यों ऐसा, है ना। मान लो आ गया तो चलो सीखेंगे उसके बारे में, बट अभी हम क्यों ले? अगर मुझे नॉर्मली प्रिपरेशन करना है हेलोवेरिन्स की तो हम क्या लेंगे, दिमाग हमारा यही कहता है कि सर हम पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा लें जिसमें बेंजीन रिंग ऑलरेडी हो। क्या हो? बेंजीन रिंग ऑलरेडी हो। तो बेंजीन रिंग वाले कुछ कंपाउंड्स मैं आपको बता दूं जिससे हम आपका एराइल हेलाइड बनाने वाले हैं। हम यूज करेंगे फिनॉल से। प्यारे बच्चों ध्यान से सुना, हम फिनॉल से बनाएंगे। हम यूज कर सकते हैं खुद इंडिविजुअल बेंजीन भी यूज कर सकते हैं हेलो बेंजीन बनाने के लिए। हम तीसरा यूज करेंगे एनिलीन। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। इन शॉर्ट ऐसे समझो, एनिलीन को हम चेंज करेंगे, एक कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में। किसमें? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। तो मेन बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से ही हम सीखेंगे बनाना क्या, ये वाले भाई साहब लोगों को बनाना, है ना। जैसे पहला इससे सीखा, दूसरा इससे सीखा, तीसरा एनिलीन से सीख लिया, है ना। तो हमने क्या बोला आपको, अपने दिमाग में आपको क्या रखना है कि हमें बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखना है? हमें हेलो एरीन्स बनाना सीखना है। क्या सीखना है? हेलो एरीन्स बनाना सीखना है। और हेलो एरीन्स बनाने के लिए लॉजिक सर ने बोला कि कम से कम रिंग तो हो ही हो। तो हमें याद आया फिनॉल, हमने फिनॉल उठा लिया। हमें याद आया बेंजीन, सिर्फ बेंजीन, तुमने बेंजीन उठा लिया। हमें याद आया एनिलीन जो फर्दर कन्वर्ट होगा डाइजोनियम हैलाइड्स में, जहाँ से हम अपने हेलो एरीन्स बनाएंगे, हमने इसको भी उठा लिया। ठीक, अब चलो इसी को देखो, एक एक करके तुम्हें समझाता हूँ। आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। चूंकि आपको मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है, आपका सारा कहानी एकेडमिक बेस चल रहा है, तो आपको ये सब बातें मैं बताऊंगा भी नहीं, आप ध्यान से सुनो सर, ठीक है। चलो पहले बच्चों ध्यान से सुनो। ये क्या है तुम्हारा सबसे पहला जो तरीका है प्रिपरेशन का, वो क्या है, फ्रॉम द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। मतलब चलो इसका नाम ऐसा क्यों मैं बताता हूँ। पहले तुम ध्यान रखो, ये है बेंजीन। तुमने बेंजीन में सिंपली क्या ऐड कर दिया, बेंजीन से तुम्हें क्या बनाना था, हेलो हेलो एरीन्स। तो तुमने ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि कुछ ऐसा ऐड करो जिसमें एक्स हो। इन्होंने क्या ऐड कर दिया, इन्होंने क्या ऐड किया, हेलोजन को ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, या आयरन का हेलाइड, या एल्यूमिनियम के हेलाइड के प्रेजेंस में। याद रखना एक एटलीस्ट MCQ में पूछ सकता है। तो सिंपल हुआ क्या, H हटा बेंजीन का, भाई जो पहले C6H6 था उसका एक H हट गया, जैसा मैंने तुझसे बोला, वहां जाके लग गया C6H5 तुम्हारा X। वहां से निकला हुआ H, बचा हुआ X मिलके क्या बना लिया, HX। सिंपल, एकदम आसान सी रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो H हट के X लग रहा है, तो मतलब ये सब्सटीट्यूशन है। एरोमेटिक क्यों बोल रहे हो, आप समझ रहे हो, क्योंकि रिंग में ये चीजें हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि हैलोजन आप नोटिस करो, हैलोजन क्या है, हैलोजन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये हैलोजन कैसे टूटेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। भाई H2 टूटेगा तो ऐसे, भाई एक ही जैसे हैं लेकिन फिर भी हम इसका हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन करेंगे तो एक पे क्या आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, एक पे क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इसमें क्या करेगा, चूंकि मुझे हटाना किसको है, H को, जिसपे खुद प्लस होता है, तो हमको अटैक भी किसका कराना पड़ेगा, भाई उतनी ही वैलेंसी वाले का, मतलब ए वाले हिस्से का। तो इस पे खुद प्लस है, मतलब इसको माइनस से प्यार है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा है, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो सिंपल है, बेंजीन से तुम्हें हेलो बेंजीन बनाना है तो सिंपल सा रिएक्शन है, हेलोजन ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, और आयरन हैलाइड और एल्यूमिनियम हैलाइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल, कुछ करने की जरूरत है नहीं। दूसरा देखो क्या कहता है, कह रहा मान लो आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, तब भी एक ही बात है, नाइट्रोबेंजीन है तब क्या करेगा, तो भैया जब तुम ब्रोमीन ऐड करोगे इसके प्रेजेंस में, जो मेटा पोजीशन होगी उस पर जाके कौन लग जाएगा, ब्रोमीन जाके लग जाएगा। सवाल दिमाग में तुम्हारे आया तो होगा जरूर कि मेटा पोजीशन पे क्यों लगा, क्योंकि NO2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग नहीं है कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, मेटा वाली पोजीशन पे, इसीलिए तुम्हारा Br कहाँ के लगा है, मेटा पे, और नाम क्या हो गया, मेटा नाइट्रोबेंजीन। ये बातें पढ़ के बैठे हो, ये याद होंगी तुम्हें कि जब तुम्हारे बेंजीन रिंग से कौन जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसका उल्टा भी सोच लो कि जब तुम्हारे रिंग से कौन जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन जुड़ा हो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इसी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा हो तो कहाँ करेगा, मेटा पे करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो मेटा पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हो तो कहाँ अटैक करेगा प्यारे बच्चों, तो वो अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो सिंपल, NO2 ने क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल जो Br प्लस था, अरे ब्रोमोनियम आयन कहाँ अटैक किया, मेटा वाली पोजीशन पे। सिंपल, ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो रिएक्शन है वो सैंड मेयर रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब समझो, मैं आपको एक साथ समझाता हूँ। देखो ये है तुम्हारा एनिलीन, तुम्हारा नहीं हमारा भी है, ये है एनिलीन प्यारे बच्चों। एनिलीन का हमने क्या कर दिया, डाई एजोटाइजेशन, क्या किया, डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस किया NaNO2 विद HCl के साथ। तो यही तुम्हारा एनिलीन कन्वर्ट हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। ध्यान से सुनना, अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में ध्यान से सुनना, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, हम इससे बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन, हम बना सकते हैं ब्रोमोबेंजीन, हम बना सकते हैं आइडोबेंजीन, हम बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन, सब बना सकते हैं इससे। बस रिएक्शन के नाम थोड़े चेंज होंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला फंडा क्या कहता है कि अगर तुमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया किसके साथ, क्यूपरस हैलाइड के साथ, CuX विद HX के साथ, और ये X अगर यहाँ Cl लिया है तो ये CuCl विद HCl के साथ। अगर यहाँ आपने क्या लिया होगा Br, तो यहाँ भी लेंगे CuBr विद HBr के साथ, है ना। I के केस में नहीं, मैं Cl और Br के केस में बता रहा हूँ। X का मतलब क्या है, या तो Cl या तो Br, अगर एक जगह Cl तो सब जगह Cl, एक जगह Br तो सब जगह X का मतलब Br ही हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, जब आप क्यूपरस हैलाइड विद HCl लेते हो, ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब आप क्यूपरस हैलाइड, पहले अच्छा देख ही लो इस बात को, यहाँ पे देखो ये एनिलीन था, इसका डाई एजियोटाइजेशन तुमने कर दिया, क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और अब तुमने जब क्यूपरस हैलाइड को ले लिया, जहाँ X का मतलब मैंने अभी बोला आपसे, या तो Cl या तो Br, तो हर जगह X वही हो जाएगा एक ही जैसा। क्यूपरस हैलाइड विद HX लिया, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, क्यूपरस हैलाइड विद HX लिया तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंड मेयर। और अगर दूसरी कंडीशन कह रही है कि कॉपर विद HX लिया तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, गैटरमैन। बनेगा वही, X अगर Cl लिया तो क्लोरोबेंजीन, X अगर Br लिया तो, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, X अगर Br लिया तो ब्रोमोबेंजीन, दोनों ही केस में। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि अगर क्यूपरस हैलाइड विद HX लिया तो वो रिएक्शन कहलाएगी सैंड मेयर, और कॉपर विद HX लिया तो वही रिएक्शन कहलाने लगेगी गैटरमैन। काम की चीजें बन गई। और एक चीज हमेशा ध्यान में रख लो कि जब डाइजोनियम रहता है तो कंफर्म है N2 तो निकलेगा ही निकलेगा। सोच के देखो, वहां जाके तुम्हारा हैलोजन लग रहा है तो N2 तो निकलेगा ही निकलेगा ना, वहां से N2 क्या होगा, कल्टी, पतली गली से निकल लेगा, और साथ में HX जो भी तुमने X लिया हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सैंडमेयर और गैटरमैन दिमाग में आ गया होगा कि अच्छा सब कुछ सेम है, सब पूरी रिएक्शन डिट्टो कॉपी होगी, बस एक चीज छोड़ गए,
सैंडवेयर में CuX विद HX होगा और गैटरमैन में Cu विद HX होगा मेरे लाल, बस इतना ही अंतर है। ठीक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन है आपके सामने, मैंने ऊपर भी बता दी, वहाँ भी समझ सकते हो तुम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। चलो, मतलब तुमने कहा मुझे सैंडमेयर भी आ गया और गैटरमैन भी समझ में आ गया सर। ठीक है, अब देखो, अगर यही रिएक्शन सेम हो, डाइजोनियम क्लोराइड हो, लेकिन तुम्हें फ्लोरो बनाना है, तो तुम्हें ऐड क्या करना पड़ेगा ऐसा जिसमें फ्लोरो हो। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रिएक्शन वही है, यहाँ Cl या Br में से कुछ लगा है, N2Cl चलो लगा दिया मैंने। अब तुम्हें फ्लोरीन ऐड कराना है, तो इसमें तुम क्या ऐड करते हो, HbF4 ऐड करते हो। अब ध्यान से देखो, जो तुम बनाना चाह रहे हो वो बनेगा क्या, फ्लोरोबेंजीन। F जाके लग गया। सर आपने बोला डाइजोनियम होता है तो दो चीज़ निकलती है, N2 निकल गया, यहाँ से H लेके HCl में निकल लिया। अब क्या बचा, एक F लेके चले गए थे, BF4 में से एक F चला गया, तो क्या बचा, BF3। तो क्लोरो और ब्रोमो बनाने के लिए दो नेम्ड रिएक्शन है, अगर एजेंट बदल दिया जाए तो सैंडमेयर और गैटरमैन। फ्लोरो जिस रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं उसका नाम है बाल्ज साइमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बाल्ज साइमन रिएक्शन, नेम्ड प्रोसेस है, याद रखिएगा। और क्या, बाल्ज साइमन रिएक्शन। ठीक, और अगर तुम्हें आयोडीन बनाना है, आयोडोबेंजीन, कुछ नहीं करना, जो लिया था वही लेना, बस इसकी जगह क्या ले लेना, Ki। तो क्या होगा, I जाके लग जाएगा, N2 निकल जाएगा, और इस बार HCl नहीं निकालना, इस बार KCl निकाल देना Ki के केस में। तो देखो तुमने चारों हैलाइड्स बनाना सीख लिया थ्रू द एनिलीन, या आप कह सकते हो थ्रू द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, आप एक बार पॉज करके चाहो तो लिख लेना, लिख के फिर देखना स्टार्ट करना। देखो ध्यान से देख लो, आइडोबेंजीन, देखो एनिलीन लिया, डाइजोनियम बनाया, Ki से ट्रीट कराया, सिंपल बन गया आइडोबेंजीन, कुछ करना है नहीं। ठीक है चैंपियंस, है ना, आसान है। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब हम बेंजीन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट से। अच्छा, ये जानने योग्य बात थी इसलिए बता दे रहा हूँ कि यार डाइजोनियम कैसे बनाया जाए तुम्हें पता ही है। फिर उसको तुम क्या करा दो, ऑक्सीडाइज, क्या करा दो, ऑक्सीडाइज करा दो बस H3PO2 के साथ। तो ये H3PO2 क्या हो जाएगा, एक खुद सोचो ना, N2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, ये खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, H3PO3 या कभी कभी 4, और साथ में क्या बन जाएगा आपका बेंजीन। मतलब ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए थी कि डाइजोनियम से हम बेंजीन बना सकते हैं। क्लास 11 में आपने पढ़ा था बेंजीन की प्रिपरेशन में। H3PO2 भी हो सकता है, C2H5OH के साथ भी ट्रीट करके बना सकते थे, है ना। ये वही रिएक्शन है, चूंकि थोड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए यहाँ लिख दी गई है कि आपके जहन में ये बात रुक जाए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस पकड़ते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड। कह रहा कन्वर्ट करना बेंजीन को इनटू मेटा ब्रोमो आइडो बेंजीन। देखो जो कहता है, देखो कन्वर्जन का तरीका बड़ा सिंपल है ना। अब इस बार तो आप शायद एग्जाम MCQ देने वाले हो, है ना, तो इसमें चक्कर क्या है, मान लो MCQ ना भी दो तो जो कहता है पहले लिखने की आदत डालो। कह रहा कन्वर्ट बेंजीन, कह रहा बेंजीन पहले लिख लो, इससे तुम्हें कह रहा है फाइनली पहुंचना है कहाँ, मेटा ब्रोमो आइडो बेंजीन। मतलब ये है आइडो बेंजीन, इसमें मेटा वाली पोजीशन पे क्या लगा है, ब्रोमीन, मेटा ब्रोमो आइडो बेंजीन। ठीक, तो अब एक स्टेप में हो सकता है रिएक्शन ना हो, मोस्टली रिएक्शन जो कन्वर्जन वाला देता है वो एक स्टेप पे नहीं होती। तो तुम एक एक करके सोचना स्टार्ट करो कि अच्छा पहले बेंजीन में मुझे क्या जोड़ना है, ब्रोमीन जोड़ देना है, ब्रोमीन जोड़ लेंगे फिर तब आयोडीन लगाना है, मतलब ऐसे दिमाग लगाना है ना। तो रिएक्शन कैसे करनी है, चलो मैं क्यों लिख के मेहनत करूँ, PPT बनाई है आपके लिए तो वहीं से दिखाता हूँ सीधे। सबसे पहले हम अपने बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे और उसको बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन। ये देखो तुम्हारा बेंजीन था, तुमने उसका क्या कर दिया, नाइट्रेशन विद कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। तो ये क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। और अभी आपने नोटिस किया कि नाइट्रोबेंजीन मेटा डायरेक्टिंग है, तो बस ब्रोमीन मेटा पे जाके लगा देगा, बस तुमने इसका ब्रोमिनेशन कर दिया। देखो ब्रोमेटा वाली पोजीशन पे ब्रोमीन जाके लग गया। अब तुम्हारा क्या है मेन मोटिव, बस इस वाली पोजीशन पे क्या लगा देना, क्या लगा देना, आई। तो ये आई तो तभी लगेगा जब पहले ये एनिलीन बनेगा, तो इस NO2 को NH2 बनाना है, मतलब ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन ऐड करना है। तो तुम क्या कर दोगे, रिडक्शन की प्रोसेस विद SN और HCl, ये NO2 बन गया NH2। उसके बाद की कहानी तुम्हें पता है, डाई एजोटाइजेशन कर दोगे, हो जाएगा N2 डाइजोनियम क्लोराइड, उसके बाद क्या ट्रीट कर देना, आयोडीन लग गया। उसके बाद की कहानी तो तुम्हें पता ही है, बस थोड़ा सा दिमाग तुम्हें लगाना है कि पहले नाइट्रो बनाया क्योंकि मेटा पे ब्रोमो ऐड करना था, फिर NO2 को एनिलीन, एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड से आयोडो बनाना अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा है, तो आपके सामने एक बार ध्यान से देख लो, कॉपी पे लिख लो, समझ लो, और बिना देखे चाहो तो ट्राई कर लो, पॉज कर लो वीडियो, मजेदार एकदम समझ जाओगे फटाक से। ठीक है, मजेदार, हाँ शाबाश। ठीक है, कह रहा आप बताइए फाइंड द प्रोडक्ट, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कह रहा कि आपके पास ये टॉलवीन है, आपने ब्रोमिनेशन किया विद HNU,
और दूसरी बार आप ब्रोमिनेशन कर रहे हैं विद Fe, तो आपसे पूछ रहा है बताइए प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ध्यान से सुनो, दोनों में अलग प्रोडक्ट बनेगा। पहले मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा एक ही जैसा होगा, नहीं, अलग प्रोडक्ट बनेगा, अलग रिएक्शन भी होगी। ध्यान से देखिए, जब आप ब्रोमिनेशन करते हो विद सनलाइट H न्यू, तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो H है उसको हटा के ब्रोमीन लग जाता है, मतलब साइड चेन हेलोजिनेशन कर देता है। क्या कर देता है, साइड चेन हेलोजिनेशन, और तुम्हारा बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजाइल ब्रोमाइड। लेकिन जब तुम Br2 ब्रोमिनेशन कर रहे हो विद Fe आयरन कैटलिस्ट के साथ, तब वो क्या करता है, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स बनाता है, जिसमें से ऑब्वियसली ब्रोमीन पैरा पे लगेगा तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, यहाँ पे साइड चेन हेलोजिनेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन हुआ। यहाँ बना बेंजाइल ब्रोमाइड, यहाँ क्या बना, पैरा ब्रोमोटोलुईन, है ना। यहाँ क्या हुआ, ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, और ऊपर वाला क्या था, सब्सटीट्यूशन। तो ये भी था, लेकिन कैसा वाला था, हेलो 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 हेलो, कैसा वाला था, सब्सटीट्यूशन है। देखे तो भाई, ब्रोमीन ने जिस H को हटाया है वो कैसा है, अरे सोचना, डबल बॉन्ड से, मतलब मेरा कार्बन उस, मेरा जो ब्रोमीन है उस कार्बन से लगा है जिसका पड़ोसी वाला कार्बन डबल बॉन्ड से लगा है। आप पढ़ के बैठे हो, है ना, क्या बोलते हैं, एलाइल, एलाइल, एलाइलिक हो गया। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बहुत बार। ठीक है, चलो चलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड, समझदार तो तुम ऐसे भी हो। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स की। तो मैं आपको कुछ बातें याद दिला दूं पहले। देखो, ये तुम्हारा हेलोएरीन्स है ना। चूंकि आपने अभी बोला कि इसमें पाई बॉन्ड क्या होता रहता है, डी लोकलाइज होता रहता है, तो ये फॉर्म करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिससे यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो जैसे एल्काइल हैलाइड रिएक्शन देता था न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, उतने अच्छे से एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं देता, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है बेटा, तो एक्स को तोड़ना मुश्किल है, तो इसको हटना मुश्किल है, तो लगना भी मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं होगी, होगी। एक्सट्रीम कंडीशन में 3 लोगों के साथ रिएक्शन होगी, एक्सट्रीम कंडीशन में, फिर बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लो, मतलब बहुत टेम्परेचर, बहुत प्रेशर रख देंगे तब जाके रिएक्शन 3 लोगों के साथ हो सकती है, NaOH के साथ, NaCN के साथ, और एक NO2 वाले कंपाउंड के साथ भी। चलो मैं आगे दिखाता हूँ तुम्हें, परेशान ना हो, कुछ होना नहीं है। देखो, फंडा तो पहले भी समझ चुके हो, OH हटेगा, X लगा दे, मतलब यहाँ बनाओगे तो फिनॉल बन जाएगा, यहाँ बनाओगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। भाई मोटिव तो यही है ना, X हटेगा OH आके लगेगा, भाई सब्सटीट्यूशन तो यही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो वैसे एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक हैलाइड्स, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बहुत रेयरली देते हैं। पूछेगा क्यों, बता देना, बिकॉज ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। तो यार वहाँ सिंगल था, तोड़ना आसान था, यहाँ डबल है, तोड़ने मुश्किल है, तो रिएक्शन थोड़ा मुश्किल से होगा। ठीक है, और होगा तो किसके किसके साथ, मैंने अभी तुम्हें डेमो दिया, अभी आगे चल के पिक्चर दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। दूसरा जो बात है, तो ये कौन सा रिएक्शन आसानी से देंगे, ये देंगे भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। कौन सी रिएक्शन आसानी से देंगे, ये वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि अभी मैंने आपसे बोला हेलोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। तो इनके लिए फेवरेबल क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। और तीसरा यहाँ भी पढ़ना है, रिएक्शन विद मेटल, जैसे सेम आपने पढ़ा था हेलो एल्केन्स में, बस मैं वही कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। चलो एक एक करके देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स को। ठीक, सबसे पहले मैंने बात किया न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की, तो मैंने अभी आपसे बोला कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से वहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आसानी से पॉसिबल नहीं होता। ठीक, हेलो, आसानी से पॉसिबल नहीं। ठीक है, पढ़ूं। अब मैंने क्या बोला, आसान क्या है इनके लिए, देखो लिखा भी है जो मैंने बोला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ड्रास्टिक कंडीशन में हो पाएगा सिर्फ, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हूँ, ऐसे है ना। जो मैंने बातें बोली बस उसको दिमाग में रखो, ठीक है। तो इनके लिए आसान कौन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उससे पहले देख लो, मैंने आपसे बोला था एक प्रोसेस है डाउ प्रोसेस, जिसका नाम है डाउ प्रोसेस, इंडस्ट्रियल मेथड एक्चुअली डाउ प्रोसेस। देख लीजिए क्या चक्कर है। कह रहा है क्लोरोबेंजीन था, एक्वस KOH के साथ तुमने रिएक्शन किया तो क्या होगा, Cl हटेगा और वहां जाके क्या लग जाएगा, ओ। मतलब ऐसे समझो ना, सीधे सीधे मैं बताऊं तुम्हें, ये पूरी नौटंकी से अच्छा सीधे ऐसे समझो, डाउ प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना लेते हैं, बस ऐसे समझो। क्लोरोबेंजीन से क्या बना लेते हैं प्यारे बच्चों, फिनॉल बना लेते हैं। ये नाम
ये हमेशा ध्यान रखना, ये डाउ प्रोसेस है। बाकी इसमें और कुछ फिलहाल एकेडमिक लेवल पे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, कुछ याद मत रखो। फिर अगर तुमसे कोई कहे कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने वाली रिएक्शन, तो याद रखना डाउ प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल मेथड है। क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्या चक्कर क्या है। ये रिएक्शन मैं आपको आगे बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, मैं सिखा रहा हूँ, डोंट वरी, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, देखिए चक्कर क्या है, मैं क्या समझाने की कोशिश कब से कर रहा हूँ। NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे हो। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बनाना सिखा दूंगा ना, आपको लगेगा ये क्या इतना लंबा चौड़ा बना दिया सर ने, है ना। देखो इधर देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। क्लोरोबेंजीन मतलब ऐसे समझो, ऐसे भी ना करके मैं ऐसे करता हूँ, ये गोला ना बना के बनाता हूँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे ऐसे। और यहाँ लगा है हेलोजन, हेलोजन से एक बॉन्ड से जुड़ा है, तब भी इसके पास कितने लोन पेयर होंगे? 3। उसने एक लोन पेयर यहाँ फेंक के मारा, फेंक के मारा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड फेंक के मारा। अब सोचो अगले स्ट्रक्चर में यहाँ क्या होगा, अगले स्ट्रक्चर में वहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये देखो डबल बॉन्ड हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन्स ने दिया इसलिए इसमें कौन सा चार्ज है, कौन सा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, प्लस चार्ज। 3 लोन पेयर थे, अभी भी 2 बच्चे ही होंगे, ध्यान रखना, उनको चेंज नहीं करना है ना। अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं हो सकते। तुम्हें लग रहा हो कर दें सर क्या दिक्कत है, आप खुद सोचो, यहाँ जो कार्बन है वो कितना बॉन्ड बना के बैठेगा, 2 ऊपर 2, 2 इधर 4 और एक 5, गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसलिए मजबूरी में यहाँ जो डबल बॉन्ड था उसको टूटना पड़ेगा, इसके इसके बीच में डबल बॉन्ड बना था, ये टूट के यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना हुआ है ना। और जो बाकी थे, जैसे इस बॉन्ड में कोई चेंज नहीं, इस बॉन्ड में कोई चेंज नहीं, उनको वैसे ही रहने दो। ठीक, अब जब ये यहाँ आया तो सोच के देखे, ये यहाँ आया तो ये क्या करेगा, अगले स्ट्रक्चर में यहीं पे, ये जो खेल हो रहा है तुम समझो ऐसे, यहीं पे दिखा देता हूँ तुम्हें, यहीं पे आ गया एक ही साथ। तो अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। अब ये अपने पड़ोसी पे, भाई मैं हूँ तो जस्ट बगल में डबल बॉन्ड बनाने जाऊंगा, फिर 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, तो यहाँ वाला डबल बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा। तो अगले स्ट्रक्चर में क्या बना देखो, ऊपर भाई लोग अपना वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन दे चुका है, 2 लोन पेयर अभी भी टहल रहा है, क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ के डबल बॉन्ड बना चुका है, 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ के माइनस हो चुका है, जो पहले से था उसको रहने देते हैं। अब क्या होगा, फिर ये वही वाला काम करेगा जो ऊपर वाला ने किया, ये पड़ोसी में डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, ये टूट के यहाँ आएगा। थोड़ा सा दिमाग में इमेज रहे तो तुम्हें याद रहेगा क्या था, ऑर्थो और पैरा पे माइनस लगना है। देखो एक बार ऑर्थो पे लग चुका है, एक बार पैरा पे, फिर अब ऑर्थो पे लगने वाला इधर वाली पोजीशन पे, है ना। तो दिमाग तुम्हारा खुद ही कहेगा कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन लेके जाना है। ऊपर एज इट इज है, कोई टेंशन नहीं, जो जैसे था वैसे रहने देते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है, अब यहाँ माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा, अब ये पड़ोस में डबल बॉन्ड करेगा, अटैक करेगा, 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं हो सकते, तो जहाँ से चला था वहीं फिर चला गया। मतलब तुम्हारे पास फाइनली स्ट्रक्चर क्या बन गया, हमारे पास ये था, ये था, ये भी हो गया, जहाँ से था वहीं चला गया, तो फिर सिंगल बॉन्ड हो गया एक्स, अब उसका चार्ज खत्म क्योंकि 3 लोन पर उसके फिर से उसके पास हो गए। ठीक, ये इसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। ध्यान से देखो, पहले स्ट्रक्चर में जहाँ डबल बॉन्ड था, लास्ट वाले स्ट्रक्चर में वहाँ ना हो के वहाँ है जहाँ नहीं था, तो यही है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। और यही हमने क्या बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का मेरा मोटिव क्या है, मैं क्यों ये रेजोनेटिंग आपको समझा रहा था, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्चुअली मैं क्या समझाने की कोशिश आपको अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। ये जो जितने बने हैं उनका एक साथ में तुम्हें मतलब समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने अभी आपसे बोला कि अपना जो हेलोइरिन्स है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देगा। तो कैसे देगा, तो अटैक कराते हैं ना इलेक्ट्रोफाइल। एक बार क्या अटैक कराया, X प्लस, अरे हेलोजन अटैक कराओगे तो ये निकलेगा। दूसरा क्या अटैक कराया, नाइट्रेशन, HNO3, कॉन्क HNO3 ऐड कराया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। मैं बोल दे रहा हूँ, प्लीज लिख लेना, कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, रिएक्शन का नाम क्या है, नाइट्रेशन। तो सोच के देखो, ये हेलोइरिन था ना, ऑर्थो और पैरा पे जाके दूसरा हेलोजन भी लग जाएगा, तो पैरा पे मैं ऑर्थो वाला भी बनेगा, पैरा वाला भी, लेकिन आपको पता है पैरा वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, तो इसलिए पैरा डाई हेलोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रेशन होगा तो क्या होगा, एक्स तो था ही था, एक बार ऑर्थो पे लगेगा, अब पैरा पे, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। वैसे ही तीसरे में आप क्या करेंगे, सल्फोनेशन कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, तो इसमें जो हिस्सा है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल
अरे HNO3 कैसे टूटा है? HNO3 टूटा है OH माइनस और NO2 प्लस में, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल मेरा। वैसे H2SO4 किस में टूटता है? OH माइनस और SO3H प्लस में। मतलब जब सल्फोनेशन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यार बच्चों? SO3H यहाँ जाके लग जाएगा और यहाँ तो जो था वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर रिएक्शन होगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जो किसके प्रेजेंस में होती है? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। और क्या ऐड करते हैं? एल्काइल हैलाइड। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है? R। समझ तो तुम गए होगे क्या होगा, तो जाके भाई साहब जुड़ जाएंगे। ऑर्थो और पैरा पे स्टेबल कौन होगा? पैरा वाला। वैसे ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था, वैसे ही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिर चाहिए एनहाइड्रस AlCl3, उसके प्रेजेंस में तो रिएक्शन होगी ही होगी, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट। और एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं और एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड। देखो RCOX, फिर से X माइनस इस पूरे पे प्लस, और यही मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब अगली बार क्या बनेगा? जाके यहाँ पे लग जाएगा X तो था ही, यहाँ लग जाएगा COR। समझ में आ रहा है? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सारा दिमाग सिर्फ एक बात पे लगाना था कि जो तुम अटैक कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है। बस भाई इलेक्ट्रोफाइल ले जाओ, जाके लगा दो। क्लियर हो ही चुका था, हेलोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन जाके लगेंगे, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक, हेलो ठीक। तो ये क्या है? डाई हेलोबेंजीन है ना। ये क्या है? पैरा नाइट्रो हेलोबेंजीन। ये क्या है? पैरा पे हेलो और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि SO3H क्या है? पीरियोडिक टेबल में ऊपर है, तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। मतलब ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसमें पैरा पे लगा है हेलो, पैरा हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वैसे ये क्या है? CH3 लगा हो तो क्या बोलते हैं उसको? टॉलवीन। तो फिर पैरा हेलो टॉलवीन। हेलो मैं क्यों बोल रहा हूँ? जो भी हेलोजन हो, है ना। फ्लोरीन से दूर रहने की कोशिश करो। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ हो सकता है। क्लोरीन ब्रोमीन मोस्टली लिया जाता है। इसका नाम क्या है? हेलो, इसका नाम क्या है? ये है पैरा पे लगा हेलो बेंजीन एसिटोफिनॉन। एसिटो इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ, है ना। R है, अगर ये CH3 लिखा होता तो एसिटोफिनॉन हो जाता, है ना। जैसे मान लो RCOX की जगह लिखा होता CH3COX, तो यहाँ क्या लिखा होता? COCH3। तब इसका नाम क्या हो जाता? पैरा हेलो बेंजीन एसिटोफिनॉन। आपको लग रहा होगा सर नाम क्यों बता रहे हो? क्योंकि कन्वर्जन में आएगा या रिएक्शन लिखने का आएगा कि इससे ये बनाओ, तो पता तो होना चाहिए कि अरे हाँ हाँ ये सब चीज़ें हमने बनाई है। तो अपने दिमाग में इस टॉपिक, इस जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसको साफ सुथरा लिख लो और अपने दिमाग में कन्वे भी कर दो। जैसे मैंने आपको हेलो एल्केन्स में बताया था कि आप अपने एल्काइल हैलाइड से क्या क्या बना सकते थे, वैसे हेलो एरीज में भी देख लो अपने एराइल हैलाइड से क्या क्या बना सकते हो, क्योंकि कन्वर्जन भी यही सब याद रहेगा तो काम आसानी से हो जाए। ठीक है, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट देख लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, देखो अभी वही जो बने तो वो बताया कि हेलोजन एटम विच इज ऑर्थो एंड पैरा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज रिप्लेस्ड, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप फास्टर इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जितना ज़्यादा नंबर में तुम्हारे बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, उतना ही ज़्यादा ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। सॉरी, विथड्रॉइंग है ना, उतना ही ज़्यादा क्या होगी? मेटा वाले पे बढ़ेगी, है ना, तो फिर अटैक करेंगे। तीसरा कह रहा है द लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस। लिविंग ग्रुप मैंने क्या बोला? सबसे ज़्यादा द लिविंग ग्रुप एबिलिटी एट द एरोमेटिक न्यूक्लियस। ऑर्डर क्या है? क्लोरो फिर ब्रोमो फिर आइडो। ये कुछ बातें दिमाग में रखिए, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही भाई। ठीक है, अब देखो नीचे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एक एक करके फटाफट देखना स्टार्ट करो। ये क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमने नोटिस कर लिया, ऑर्थो और पैरा पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। तो जब हेलोजिनेशन करोगे तो ऑर्थो और पैरा दोनों के मिक्स बनेंगे, लेकिन स्टेबल ज़्यादा कौन होगा? पैरा। देखो जो भी तुम्हें समझाया वही है। अगला देखो, नाइट्रेशन करोगे ऑर्थो और पैरा पे NO2 जाके लगेगा, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? पैरा, है ना। अगला देखो, सल्फोनेशन करोगे SO3H, ऑर्थो और पैरा पे जाके लगेगा, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? पैरा, है ना। नाम भी देखो लिखे इसीलिए, क्या अपने दिमाग में रखो। ठीक, अगला देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर से तुम्हें पता है ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? पैरा। ठीक, एसाइलेशन भी क्लियर है तुम्हें, समझे, पहले एक्सप्लेन कर दिया। CH3 COCl CH3 COCH3 जाके लग जाएगा, एसिटोफिनॉल प्रोडक्ट। ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा स्टेबल कौन? पैरा। Cl लगा दे। ठीक, समझ में आ रही बात में क्या बोल रहा हूँ? तो बड़ा आसान है ना, समझ में आ गया होगा आपको, लग रहा होगा हाँ आसान है। तो न्यूक्लियोफिलिक भी हो गया और इलेक्ट्रोफिलिक भी हो गया। अब रिएक्शन में मेटल डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सेम कहानी है भाई, देख, जब दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कर रहा था 2 एटम ऑफ सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, हम उसको बोलते थे वुड्स रिएक्शन। याद है आपको? पिछली बार पढ़ा था।
तो वैसे ही जब दो एराइल हैलाइड कंबाइन करें, 2 एटम्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या बनता है? तो भाई X2NX निकल जाता है, AR बेंजीन बेंजीन आपस में जुड़ जाता है ना, बाइफिनाइल बन जाता है, बाइफिनाइल। और ये रिएक्शन कहलाती है फिटिग रिएक्शन। ध्यान से सोचो, दोनों एल्काइल हैलाइड तो वुड्स रिएक्शन, दोनों एराइल हैलाइड तो फिटिग रिएक्शन। और एक एल्काइल एक एराइल हो जाए तो एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड, देखो ये एराइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड, इन प्रेजेंस ऑफ सेम ईथर, तब रिएक्शन क्या होगी? तब रिएक्शन क्या होगी? अरे तुम्हें लग रहा हो अरे इन प्रेजेंस ऑफ वो है भाई, तो ये एन क्या करेंगे, दोनों एप्स को लेकर पचा जाएगा और अब इस बेंजीन से CH3 जाके लग जाएगा, मतलब बन जाएगा टॉलमीन। ठीक है, तो अभी 3 बातें एक साथ रिवाइज हो गया, वुड्स भी, फिटिग भी और वुड्स फिटिग रिएक्शन भी। ठीक है, देखिए वुड्स फिटिग आपके सामने है। ठीक, आसान हो गया अब तो चीजें फटफट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी क्या कर रहे थे हम लोग पिछली बार, जब ArX था, फिर ArX था, Na ले रहे थे तो वुड था, जिंक ले लेंगे तब क्या था? फ्रैंकलैंड रिएक्शन बन जाता था, ZnX2 निकल जाता था, AR जुड़ जाएगा। और अगर यहीं पे कॉपर ले लेंगे तब ArX स्पेसिफाई हो गया, अब Xi ही लेना है कॉपर वाले केस में, ARI है ना, तब क्या होगा? देखो CuI2 निकल जाएगा, फिर बाइफिनाइल बन जाएगा। बस अब कॉपर आ गया तो इस रिएक्शन को नाम क्या देते हैं? उल्मान रिएक्शन। क्या बोलते हैं? उल्मान। देखो Na है तो वुड्स, दोनों एरोमेटिक वाले हैं, और Na है तो फिटिक, एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक है, वुड्स फिटिक। जिंक है तो फ्रैंकलैंड, कॉपर है तो उल्मान। सिंपल है, रिएक्शन विद मेटल आसानी से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, एक बार लिख के एक बार जरूर सोच लीजिए कि हाँ हाँ सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो ये कहानी हो गई आपकी किसकी? हेलोवेरिन्स की। अब हम लोग कुछ कन्वर्जन्स करेंगे, कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, इस चैप्टर के MCQ डिस्कस करेंगे, तब ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म, और आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो, खुदा हाफिज़, सबक है, जय श्री राधे, नाम रोशन करो।